मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी. लेट स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो कि दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया. है ना, आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1935. किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है? हिल्टन कमीशन. है ना, ये सभी को पता है. आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1948 की 49 है ना. सो देयर इज कॉल्ड आरबीआई एक्ट 1934 की 35. सर वो 34 है 1934. लेकिन आरबीआई गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1934. इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया? 35. ठीक है, तो ये सब अलग एस्पेक्ट में पढ़ेंगे ना. मॉनेटरी पॉलिसी इस चैप्टर को हम लोग दो एस्पेक्ट में डिवाइड करें. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वेरियस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइसेस. मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइसेस, जो कोर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सबसे पहले पढ़ेंगे. एंड उसके बाद हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया पढ़ेंगे. बैंकिंग सिस्टम्स. ठीक है, ये दो एस्पेक्ट. दिस पार्ट इज मोर थ्योरेटिकल. इससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको कम वेटेज देंगे. ये ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको पहले पढ़ना है. सो सबसे पहले एक डेफिनेशन से शुरू करेंगे. सबसे पहला क्या डेफिनेशन होगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन कैसे करेंगे. तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? लिखे कि दैट इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दैट used to influence the interest rate, inflation and credit availability. ये कैसा है? ये एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टूल्स है या पॉलिसी. और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव है कि किसको इन्फ्लुएंस करना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली आईसीएस. ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, credit availability and stability of liquidity in the market. Stability of liquidity in the market. कुछ नए टर्म सीखने को मिलेंगे कि दैट व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड व्हाट इज लिक्विडिटी. ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक दो लाइन और लिखो तो बेटर समझ में आएगा ना. इट इज ए स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन. इट इज ए स्ट्रैटेजी टू इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ मनी सप्लाई. It is a strategy to influence the movement of money supply and interest rate to affect the output and inflation. Interest rate to affect the output and inflation. सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है. ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक टूल है. व्हाट इज दिस? इट इज ए स्ट्रैटेजिक टूल. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. लेकिन कैसे करता है ना, उसके पास कुछ डिवाइसेस होंगे, कुछ तरीके होंगे. उसमें से
एक तरीका क्या है, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करके कंट्रोल करके। दूसरा तरीका क्या है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको रेगुलेट करके। तो अल्टीमेटली इसका जो एक वर्ड में हम लोग स्ट्रेटेजी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये भी समझेंगे कि व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एक और डेफिनेशन लिखो, एक पॉइंट लिखो डेफिनेशन के पार्ट में। द monetary policy is made by the central bank. The monetary policy is made by the central bank. So in case of India, RBI है central bank, तो ब्रैकेट में लिखो RBI. So it is made by the central bank to manage the money supply. है ना? Money supply में हम लोग बात करेंगे different types of money like M0, M1, M2, M3, है ना? ये अलग अलग टाइप के मनी है। दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेशियो, है ना? दैट इज कॉल्ड नैरो मनी, देयर ब्रॉड मनी, ये सब अलग अलग बातें करेंगे। सो ओवरऑल उसको किस में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई। सो क्या लिख रहे थे, इट इज मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड टू अचीव सम स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स एंड टू अचीव सम मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, तो कुछ कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स है, कई बार यूज करते हैं अपन लोग मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक। तो फर्स्ट क्लास में हम शायद बताए होंगे मैक्रो, माइक्रो एंड मेसो, तीनों का डिफरेंसेस। तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होंगे, जैसे लिखो फॉर एग्जाम्पल द प्राइस स्टेबिलिटी। फर्स्ट कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स के एग्जाम्पल लिखो आप, that is macroeconomic goals. Price stability. Number 2, exchange rate stability. Price stability. Number 2, exchange rate stability. Exchange rate stability. Number 3, the employment generation. Employment generation. Number 4, employment generation. Number 4, economic growth, etc. So मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम सभी को पता है कि दैट इज कॉल्ड प्राइस स्टेबिलिटी, एंड इन वन वर्ड इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अल्टीमेट ये चीज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्योंकि ये तरीका है ना, जस्ट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, जस्ट टू ड्राइव द इकोनॉमी, जस्ट टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को चलाने का ये एक तरह से फ्यूल का काम करता है। सो क्या क्या और ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसकी तरह, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स लॉन्च करती है। तो बेसिकली उन स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव किस तरह से हो इकोनॉमी पे, उस पे फंडिंग के जो प्रोविजंस है उनका बैक सपोर्ट कौन है, आरबीआई। तभी ना गवर्नमेंट फ्री हैंड में काम कर पाती है। सो देयर आर सम ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गोल्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे इसके कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, लेकिन ये सब काम कैसे करती है, सो राइट डाउन सब हेडिंग दैट इज कॉल्ड monetary policy instruments. The monetary policy instruments. तो अगला हेडिंग लिखो, the monetary policy instrument. Now we can divide the instruments into two class or two category. We can divide the monetary policy instruments into two types or two class. That is called क्वालिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव टूल्स। फर्स्ट इट इज को बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स, और अनदर सेट ऑफ टूल्स को क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं,
जिसके यूज करके वो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमने लिखा उसको हासिल करना है। तो यदि कोई पूछे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी टूल या मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और क्या बोल सकते हैं? द बैलेंसिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो कहीं लिख लो छोटा सा कि दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, कहीं पर साइड में लिख लो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। यूपीएससी में पूछ चुका है इस पे क्वेश्चंस कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट क्या लिखेंगे? एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी? सर ये तो एग्जांपल लिखा है, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ, तो उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना। क्या लिखे थे? दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में लिख लेंगे बैलेंसिंग द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, बैलेंसिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे। तो इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या देखेंगे? दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। सो व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टूल्स? इसके अंदर क्या क्या कौन से डिवाइसेस आते हैं? सो यू कैन राइट देयर आर द सम ऑफ द डिवाइसेस लाइक CRR, दूसरा SLR, फुल फॉर्म लिखते जाना। CRR refers to cash reserve ratio, SLR refers to statutory liquidity ratio, है ना, राइट ना, लिखते जाओ। थर्ड इज देयर इज LAF, liquidity adjustment facility, है ना, liquidity adjustment facility, write down LAF. So under the LAF there are something called that is called liquidity adjustment facility, that is called bank rate, that is called what is called bank rate, that is, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? रेपो रेट, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो, रिवर्स रेपो, है ना। बैंक रेट को अलग कर लो, इसमें रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीन को लिख लो। दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नाउ फोर्थ पे आप लिखे बैंक रेट। बैंक रेट, सो इस बैंक रेट में आप लिख सकते हैं बेस रेट, दूसरा लिखो दैट इज कॉल्ड प्राइम लेंडिंग रेट, PLR। नेक्स्ट लिखो SPLR, सब प्राइम लेंडिंग रेट। देन लिखो MCLR, दैट इज कॉल्ड MCLR। So these are the various devices, ठीक है। तो लिखिए सब। PLR का प्राइस लेंडिंग, प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम, है ना, दैट इज प्राइम लेंडिंग रेट। कॉपी करो। सब प्राइम लेंडिंग रेट, SPLR मीन्स सब प्राइम लेंडिंग रेट। MCLR, it is a mechanism, है ना, ये लिख लो खाली यहाँ पर, it is a mechanism, it is not a rate. There is another thing that is called LAF में ही लिख लेंगे यहाँ पर MSF, marginal standing facility. MSF refers to marginal standing facility. MSF is marginal standing facility. So सबने कॉपी कर लिया? That क्या क्या इसके अंदर है? Now CRR and SLR we call it reserve requirements. We call it reserve requirements.
रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, we call it रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होता है, CRR एंड SLR। नाउ जब हम लोग बात करते हैं रेपो रेट, सो रेपो रेट को क्या बोलते हैं अपन लोग, पॉलिसी रेट, we call it the policy rate, we call it policy rate। ठीक है, तो आई होप एक राउंड सबको याद हो गया कि दैट आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं जिसको हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स में डिवाइड करेंगे। सो क्वांटिटेटिव टूल्स में CRR, SLR, LAF, बैंक रेट, और इसके अंदर फिर हम लोग MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो, रिवर्स रेपो, फिर हम लोग यहाँ पर बेसिकली आपको MCLR जानना है, लेकिन उसके पहले की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेस रेट, PLR, SPLR, MCLR के बारे में जानना है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, तो क्वालिटेटिव टूल्स में कुछ कुछ लिख लो नाम, है ना, क्वालिटेटिव टूल्स। सो व्हाट आर द क्वालिटेटिव टूल्स, किसी को पता है कुछ? बताओ, क्वालिटेटिव टूल्स में किसको रखा जाता है, पता है किसी को? So there is something called, लिख लो। So qualitative tools में you should write, that is called credit rationing। So credit rationing, there is something called credit rationing। Number 2, that is called moral suasion, moral suasion। Number 3, और क्या हो सकता है इसके अंदर, डायरेक्ट एक्शंस हो सकता है ना, there is something called direct actions, direct actions, margin requirements, margin requirements, एक और लिख लो, that is called the वही आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन लिख लिया, that is called direct actions, controlling the credit by banks for the purchase of consumer durables, है ना, that is called controlling the credit, controlling the credits, है ना, the controlling the credits by the banks, by the banks for the purchase of consumer durables, purchase of consumer durables, consumer durables। So इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं, कीजिए याद, the qualitative tools, है ना, और devices available before the RBI। ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये डिवाइसेस, ऑब्जेक्टिव्स। तो एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद CRR और SLR, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। राइट ए क्वेश्चन कि व्हाई CRR एंड SLR आर कॉल्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, है ना, राइट ए क्वेश्चन कि व्हाई CRR एंड SLR आर कॉल्ड द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सो एनीबॉडी कैन आंसर, इसका आंसर बता सकते हो कि व्हाट इज द क्वेश्चन, कि व्हाई CRR SLR are called why CRR SLR are called RR, है ना, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्यों बोलते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स? क्योंकि आरबीआई मैंडेट करता है हर एक बैंक को, मतलब एक पार्ट ऑफ द पोर्शन रिजर्व रखने को। ठीक है, आरबीआई तो मैंडेट करता है, बट व्हाई आरबीआई मैंडेट? सो टू मीट द इमरजेंसी। सर वो
मतलब इमरजेंसी केस के लिए हाँ। बोला जाता है कि आप पैसा को रिजर्व करके रखें। हाँ, क्योंकि इन द आवर्स ऑफ बैंक रन, है ना, इन द आवर्स ऑफ द बैंक्रप्सी, दीज विल एक्ट एज ए क्यूशन मनी, प्रोवाइडिंग सेफगार्ड टू द बैंकिंग सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस। तो क्या इसमें लिखेंगे कि दीज आर, मतलब ये रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों कराते हैं, बिकॉज टू प्रोटेक्ट और टू प्रोवाइड सेफगार्ड, to provide safeguard from what? Bank run. To provide safeguard from bank run. What is this bank run? Bank run is a conditions when there is a threat or chances to bankruptcy. ठीक है, कि इन आवर्स के मान लीजिए सारे गड़बड़ हो रहा है, सो दीज रिजर्व रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूशन मनी, उसको सेफगार्ड करने के लिए। सो दिस इज द, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये रखना है, दीज आर द मैंडेटरी क्लॉज। ठीक है, इसको सारे बैंकिंग सिस्टम को रखना है, ये मैंडेटरी क्लॉज है। Now, if we talk about, and before to move ahead, try to visualize the what is the banking structure in India, है ना? इंडिया में बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से? So give the heading that is called Indian banking system. That is Indian banking system. So Indian banking system की बात करते हैं अपन लोग। So Indian banking system सभी को पता है कि that किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। At the top there is RBI, there are the scheduled commercial banks, है ना, cooperative banks and the RRBs, है ना, regional rural banks। तो उसका एक स्ट्रक्चर बना लो, that is called Indian banking system। ठीक है, so RBI the top पे लिखो आप, Reserve Bank of India। So RBI is called the Central Bank and Monetary Authority। ठीक है, you write down, यहाँ पर लिखे हो, ये क्या होगा, दैट इज सेंट्रल बैंक। एक चार्ट बनाएंगे, सेंट्रल बैंक प्लस मॉनेटरी अथॉरिटी। व्हाई वी कॉल इट मॉनेटरी अथॉरिटी? मॉनेटरी अथॉरिटी, बताओ, कोई भी बताओ। मतलब एनी लीगल टेंडर, कोई भी चीज जो करेंसी नोट्स, द मनी इन सर्कुलेशन, दैट इज ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल बैंक, उसका मोहर है, तो इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ लीगल मनी, इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है, सो उसको ट्रेड एक्सचेंज में उसको डिनाई नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉनेटरी अथॉरिटी, है ना। सो आरबीआई हैज द प्रेरोगेटिव एंड अथॉरिटी टू डिमोनेटाइज, है ना, या रिमोनेटाइज। ये कौन कर सकता है सर? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। So thereby RBI at the top, that is called Reserve Bank of India. Now along with this there is called network of the banks। तो उसको तीन ब्रॉड हेड में डिवाइड करेंगे, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिए चार्ट में, कॉमर्शियल बैंक्स, फिर आप क्या लिखेंगे, आरआरबीज। आरआरबीज का फुल फॉर्म पता है? रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स। मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या पीएसएल नॉर्म्स कोऑपरेटिव बैंक्स में लागू होता है? पीएसएल का पता है फुल फॉर्म? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बताए थे क्या? यस सर। क्या कोऑपरेटिव बैंक में पीएसएल नॉर्म्स लागू होता है? बताओ। या क्या कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है, एसएलआर, सीएलआर? हाँ, तो पीएसएल नॉर्म्स क्या लागू होता है वहां पर? सोच के बताना, है ना। अगला क्वेश्चन क्लास में पूछेंगे। हाँ, अच्छा चलो अभी लिखो इसको पूरा। कॉमर्शियल बैंक को फिर क्लासिफाई करेंगे हम लोग, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कमर्शियल बैंक को फिर क्लासिफाई करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। That is public sector bank, PSBs we call it, public sector banks,
and private sector banks. Private sector banks, right? So पहला है commercial RRBs and the cooperative banks. Commercial bank को फिर क्लासिफाई करेंगे public sector and the private sector banks. Now in the public sector banks there are state bank groups and other nationalized banks. ठीक है? So under the public sector banks आप इसको क्लासिफाई करेंगे स्टेट बैंक ग्रुप्स माने SBG, that is called state bank groups and other nationalized bank, other nationalized banks. ठीक है? और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज इंडियन एंड द फॉरेन. प्राइवेट सेक्टर को क्लासिफाई करेंगे हम लोग, दैट इज इंडियन एंड फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. ठीक है? तो स्टेट बैंक ग्रुप्स जो है उसके अंदर कौन कौन सा आता है? SBI प्लस एसोसिएट बैंक, जिसमें बंधन बैंक वगैरह जो होता है महिला के लिए शुरू किया गया था, उसको इसमें शामिल कर लिया गया. तो इसमें क्या लिखेंगे? SBI एंड एसोसिएट बैंक्स. स्टेट बैंक ग्रुप्स में दैट इज कॉल्ड SBI and associate banks. Associate banks, right? And इसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया है, we will look after जब हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बात करेंगे, है ना, वो बाद में मॉनेटरी पॉलिसी वैल्यू एडिशन क्लासेस. Now you have to keep these structure in mind जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, है ना. सबने कॉपी कर लिया? लेट्स ट्राई टू डिस्कस द डिवाइसेस. वो काम कैसे करता है, ऑपरेट कैसे करता है. तो दिमाग में सेट कर लेना कि एट द टॉप देयर इज कॉल्ड RBI, फिर ये पूरा नेटवर्क या इकोसिस्टम्स ऑफ द बैंक है जो उसके पेरिफेरी में है. ठीक है? और ये पूरा नेटवर्क ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इंडिया में इसी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी लिक्विडिटी के लिए, सप्लाई के लिए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दैट इज कंट्रोलिंग द एंटायर मनी सप्लाई इनटू योर इकोनॉमी. ठीक है? तो अब लेट्स डिस्कस वन बाय वन द डिवाइसेस. ना क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दो चार पॉइंट्स लिख लेंगे या इसको बाद में लिखते, पहले डिवाइसेस पढ़ लो उसके बाद. तो RBI को क्या बोलते हैं? LOLR. इट इज कॉल्ड LOLR. व्हाई वी कॉल इट LOLR? हाँ, इसमें मल्टी फंक्शनल रोल है, जैसे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स टू द बैंकिंग सिस्टम्स, है ना. इसलिए और इट इज कॉल्ड LOLR. RBI is called LOLR. What is the full form? Lender of last resort. Lender of last resort. LOLR का मतलब lender of last resort, right? क्यों लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलेंगे? कि कहीं से भी पैसे या लिक्विडिटी या मनी या फाइनेंस नहीं मिल पाया, सो ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? RBI का, टू इंश्योर द मनी टू फाइनेंस, राइट. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. कहीं से भी नहीं मिलेगा तो RBI से आपको मिलेगा. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसके डिवाइसेस के बारे में एक एक करके लिखना शुरू करो. सो गिव द हेडिंग. फर्स्ट इट इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. CRR का फुल फॉर्म क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज दिस CRR? व्हाट इज दिस CRR? CRR क्या होता है? नहीं पता? CRR और SRR नहीं पता? पता है? बताओ, थोड़ा सा ही बताओ. सर मतलब जो डिपॉजिट है बैंक ऑफ उसका कुछ पार्ट्स होती है
उसको रिजर्व रखना पड़ता है बैंक से। कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है कि खुद के पास? सर सीआरआर में शायद खुद के CRR पास- में? कैश रिजर्व CRR के में? पास रखना पड़ता है। सीआरआर में खुद के पास कि आरबीआई के पास? सर इसमें कंफ्यूजन है सर। सर क्या बोले आप? सीआरआर में जो रिजर्व रखना है वो आरबीआई अपने पास, मतलब आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर बैंक के पास रखना पड़ेगा? सर ये आरबीआई के पास रखना RBI पड़ेगा, के SLR बैंक से। एसएलआर बैंक के पास रखना Yes. पड़ेगा। समझ में आया कुछ? कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना है। देखो ध्यान से समझो कि व्हेन यू टॉक अबाउट बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? क्या होता है बैंक? व्हाट इज बैंक? इट इज एन इंस्टीट्यूशन यस सर, who takes deposit and provide loans। जिसका मेन फंक्शन क्या है? क्रेडिट एंड लेंडिंग, Yes। है ना? इट इज ए बैंक। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन whose प्राइम फंक्शन, है ना, द प्राइमा फेसी फंक्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी फंक्शन। व्हाट इज द प्राइमा फेसी फंक्शन? क्रेडिट एंड लेंडिंग। क्रेडिट एंड लेंडिंग। बाकी जो भी होगा इसके बाद होगा ना। मेन काम तो यही है, क्रेडिट एंड लेंडिंग। तो क्रेडिट एंड लेंडिंग का काम करने के लिए ये तो सब है। इट ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क, है कि नहीं? क्रेडिट एंड लेंडिंग का बिजनेस है तो हमेशा इसके साथ क्या इन्वॉल्व होता है? रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट थिंग ऑफ दिस पॉलिसी। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्रेडिट लेंडिंग तो करेंगे लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस है, तो वही कंडीशंस को बनाने के लिए ये सारी चीजें जानना है। तो एक हैंड में हम लोग ये देख रहे हैं, और दूसरी बात कि बैंक के साथ में डिपॉजिट्स है। बैंक में होता क्या है? डिपॉजिट्स। और बैंक अपने पैसे को किस तरह से घुमा सकती है? लोन्स की तरफ घुमा सकती है। तो बैंक के पास डिपॉजिट्स क्या है? वो जमा है। तो क्या उस जमा मनी पे ऑनरशिप बैंक का होता है कि जो डिपॉजिटर्स का होता है? द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, उस पैसे पे ऑनरशिप किसका है? बैंक का है कि डिपॉजिटर्स का? डिपॉजिटर्स का। इसका मतलब बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है ना, वो दिख रहा है लेकिन वो इसका एक्चुअल में नहीं है। सो दिस इज योर लाइबिलिटी। और जो लोन्स है वो बेसिकली क्या है? उसका पैसा है। इसका मतलब क्या है? वो उसका एसेट है। ये तो पता है। सो हाउ विल डिफाइन एसेट एंड लाइबिलिटी? दैट व्हाट वी ओ एंड व्हाट वी ऑन, ये बता चुके हैं पहले भी हम। सो व्हाट वी ऑन, दैट इज योर एसेट, एंड व्हाट वी ओ, इट इज योर लाइबिलिटी। नाउ लाइबिलिटी के जो पैसे हैं, है ना, वी कॉल इट एनडीटीएल। कुछ समय के बाद यूज करेंगे नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, एनडीटीएल। सो उन्हीं पैसे को क्या करेगा? लोग इन्वेस्ट करेंगे, बैंक इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो जो इसी प्रोसेस को सीखना है, तो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या होता है? रिस्क। NDTL, नेट डिपॉजिट एंड टाइम। NDTL, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, है ना। अरे एनडीटीएल, एनडी का बोला है, एनडीटीएल का नेट डिपॉजिट। डिपॉजिट दो ही टर्म के डिपॉजिट होते हैं ना, टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। यस। तो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज बोलेंगे इसको, ठीक है। एनडीटीएल को फुल फॉर्म एनडीटीएल, राइट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वो सब बताएंगे, कासा वगैरह, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, है ना, ऑल दिस। तो रिस्क इन्वॉल्व है। नाउ रिस्क से बचा के हमको सारा खेल खेलना है, गेम खेलना है, तो इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो पहला पॉइंट लिखो CRR, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो पहला पॉइंट लिखो CRR में, दैट इज, हाँ, CRR टू डिपॉजिट कैश विथ RBI। तो CRR में जो डिपॉजिट्स है वो कहाँ रखना पड़ेगा? RBI के पास रखना पड़ेगा। और ये किस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा? कैश में रखना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो CRR तो डिपॉजिट कैश विद द RBI। क्या इस पे कोई लोन्स या कोई इंटरेस्ट मिल सकता है उसको? जो पैसा RBI के पास रखेगा वो जमा, उस पैसे में क्या RBI उसको लोन देगी, माने इंटरेस्ट देगी? सॉरी, नहीं देगी।
So this is no interest is earned. So लिखो no interest is paid by RBI to the bank. No interest is paid by RBI to the bank. No interest is paid. है ना, ये तो पैसा है, मार्केट में रखते तो फिर उसको उसमें इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आरबीआई के पास रखेंगे लेकिन उस पे आरबीआई उसको पैसे नहीं देगा। ये मैंडेटरी क्लॉज है कि ऑप्शनल क्लॉज है? मैंडेटरी क्लॉज। तो लिख मैंडेटरी क्लॉज, मैंडेटरी। सो इसमें नो इंटरेस्ट अर्न, तीसरा क्या होगा? इट इज ए मैंडेटरी क्लॉज, इट इज ए मैंडेटरी क्लॉज। तो सीआरआर समझ में आया कि आरबीआई है और इधर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी बैंक्स ऑपरेशंस करेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड, उनको दो तीन चीज फुलफिल करना पड़ेगा। पहला चीज क्या होता है? प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो ये सब रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, बैंकिंग ऑपरेशन फेयर हो, जस्टिस के बेसिस पे हो, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, उसको पीएसएल नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। ये सब टर्म्स याद रखेंगे, पीएसएल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड मतलब पीएसएल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, है ना। सो सीआरआर में जो पैसे होगा वो आरबीआई के पास रखना होगा, उस पैसे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और वो मैंडेटरी क्लॉज है कि वो रखना ही पड़ेगा। उस पैसे को मतलब कोई भी बैंक लेंडिंग में घुमा नहीं सकती है, सिंपल सा फंडा है। दूसरा एसएलआर लिखना, सेकंड इज एसएलआर, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये जो एसएलआर का जो पैसा है ना, वो कैश में भी या फिर अदर डिनोमिनेशंस में भी रख सकती है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्मेट में, गोल्ड में भी रख सकती है। और वो कहाँ रखना है? ये बैंक अपने पास रखेगा और उस पैसे को लेंडिंग में, लोन्स में घुमा नहीं सकती है। मतलब सीआरआर और एसएलआर में जो पैसे होंगे उतना पैसा आप लोन में घुमा नहीं सकते हैं, वो एग्जीक्यूशन मनी की तरह रखा जाएगा। ठीक है, तो एसएलआर के लिए 2-3 पॉइंट लिखो। एसएलआर, एसएलआर लिखे क्या? तो लिखो एसएलआर, that is called that is amount to be kept with the bank, amount to be kept with the bank। एसएलआर में क्या इंटरेस्ट मिलता है? यस, हाँ, इंटरेस्ट इज अर्न इन दी एसएलआर, है ना। लिख लो, लिखो, लिखते चलो, है ना। एसएलआर, क्योंकि जिस पॉइंट में कंफ्यूज करोगे वो लिखा देगा स्पेस में, है ना। सो लिखो इंटरेस्ट इज अर्नड, सेकंड पॉइंट पे लिखो इंटरेस्ट इज अर्नड इन एसएलआर। थर्ड, किस किस डिनोमिनेशंस में आप रख सकते हैं? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वी कॉल इट G-Sec, है ना। सो पहला पॉइंट क्या है? इट इज विद द बैंक्स, विद बैंक्स होगा। दूसरा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश या गोल्ड में आपको रखना होगा, इन मतलब यू आर अलाउड टू कीप इन दी फॉर्म ऑल्सो। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ ये मैंडेटरी क्लॉज है, ये तो सिंपल सी बात है, इट इज आल्सो द मैंडेटरी क्लॉज। तो ये दोनों चीजें रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े क्या? अभी पहले चैप्टर को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है क्या? व्हाट इज दिस? बैंकिंग ऑपरेशंस को थोड़ा यहां विजुअलाइज करेंगे। व्हाट इज दिस बैंकिंग ऑपरेशंस? मैं देखो कि देयर इज आरबीआई और मान लेते हैं इधर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे SBI है एंड अदर बैंक्स आर देयर, है ना।
सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सो दैट इज फॉर लेंडिंग बोरोइंग चलते रहेगा। सो लेंडिंग बोरोइंग चलते रहेगा, सो ऑब्वियसली जो बैंक के अकाउंट्स हैं वो उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन रखना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। सो कुछ कुछ रूट्स हैं जिसके थ्रू मनी का एक्सचेंज करा जाता है, और तो इसमें से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब है कि वो देखते रहना है कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जो है बैलेंस नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के एंटिटीज वगैरह हैं उसको आप यूज न करें, ठीक है। लेकिन लेंडिंग और जो बोरोइंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही होगा, जैसे कि शाम के 5 बजे तक ही होगा। तो उस टाइम पे आपको कहीं घट गया पैसा तो आपको लोन लेना पड़ेगा या उधारी लेना पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं, जिसको रेपो रेट में आप ले सकते हैं, है ना। तो कुछ जैसे रेपो हो गया कि कोई बैंक जब आरबीआई से लोन लेगी तो उसको रेपो कहेंगे। आरबीआई के पास भी जो लिक्विडिटी मिसमैच हो सकता है तो वो मार्केट से ले सकता है, माने अदर बैंक से ले सकता है, लाइक एसबीआई से ले सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स रेपो, ठीक है। तो जब आरबीआई से कोई अदर बैंक माने लोन लेगी या फिर मनी लेगा, क्रेडिट लेगा, वी कॉल इट रेपो, रेपो रूट। लेकिन आरबीआई जब उल्टा करेगा तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस के रेपो रूट्स, वी कॉल इट रेपो रूट्स। इसमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम होता है। अब मान लेते हैं द x% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर काम हो रहा है, लेकिन 5 बजे के बाद पैसा घट गया तो तब फिर कैसे पैसे मिलेगा आपको, क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन तो बंद हो गया। तो फिर क्या होगा ना, आरबीआई मेड सम ऑफ द रिफॉर्म्स, बोला कि वी विल मेक मनी बट विद सम पेनल रेट्स, कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, पैसे तो हम देंगे। सो उसने कुछ रिफॉर्म्स करे, सो वी कॉल इट एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रूट्स। तो एमएसएफ रूट्स के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। नॉर्मल रेपो के बाहर जाएंगे तो एमएसएफ में आप पैसा ले लो, तो एमएसएफ में होगा, लेकिन आपको इसमें क्या होगा, लेट्स से +1% ज्यादा देना पड़ेगा पैसा रेपो से। तो एमएसएफ विंडो इज 1% मोर देन दैट पॉलिसी रेट्स, ठीक है। तो इस तरह से बैंकिंग ऑपरेशंस काम करता है। बहुत सारे और एडजस्टमेंट किए गए, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो आप समझ में आया पॉइंट। तो एलएएफ के बारे में पहला पॉइंट लिखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ के बारे में पहला पॉइंट लिखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। Now, what is this LAF? Now, till the 1991, RBI, till the 1991, RBI follow the centralized approach, follow the centralized approach that is repo routes, that is repo routes। रेपो रूट समझ में आया। रेपो कोई पूछेगा तो क्या होगा इसमें बता सकते हो, रेपो में कौन सा बैंक लोन लेता है या पैसा लेता है ना, कोई अदर कमर्शियल बैंक है, इट विल टेक क्रेडिट फ्रॉम द आरबीआई, वो रेपो हो गया। वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। गेटिंग माय पॉइंट। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में लिखो, LAF consists of the overnight as well as term repo options. LAF consists of overnight and term repo options. ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has increased the proportion of liquidity. Reserve Bank of India has increased the proportion of liquidity injected under fine tuning variable rate, injected under fine tuning variable
rate, fine tuning variable rate, repo auctions of range of tenors, Sir, repo action. of range of tenors, 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 ये अलग point range of tenors लिखो ना, है ये देखो Range of tenors का TENORS, range of tenors लिखा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. LAF was introduced in 2000 by RBI. LAF was introduced in 2000. LAF कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2000 में by RBI. Full stop. RBI. Funds under LAF are used by the banks for their day-to-day mismatch in liquidity. Funds under LAF are used by the banks for their day-to-day mismatch in liquidity. Full stop. LAF covers credit at repo and reverse repo rate. LAF covers credit at repo and reverse repo So ये क्या मतलब है ना? इट वाज ए रिफॉर्म्स टेकन बाय आरबीआई कि दैट मैंने पहले क्या बोला कि टिल 1991 में कैसे चलता था. नॉर्मली जो विंडो है क्या है, रेपो रिवर्स रेपो के थ्रू ही मिलता था. तो बेसिकली आफ्टर लेट्स से बैंकिंग ऑपरेशन आवर्स, आपको चाहिए सडनली 12 बजे रात में पैसे कट गए बैंकिंग ऑपरेशन बिकॉज एटीएम सिस्टम्स आर देयर एंड ऑल दिस. सो व्हाट आर द रूट्स, कहां से आपको पैसे मिलेंगे? सो आरबीआई कम आउट विद सम रिफॉर्म मेजर्स. उसमें बोला कि ओके एलएएफ विंडो शुड बी देयर, एलएएफ के थ्रू आप फंड्स अवेल कर सकते हैं, बट क्या होगा, थोड़ा बहुत पेनल रेट देना पड़ेगा. तो इसमें एलएएफ विंडो के लिए वो किसमें काम होता है? वो रेपो रिवर्स रेपो में ही काम होता है. एमएसएफ जब जाएंगे तो वो क्या होगा, रेपो के प्लस 1% में जाना पड़ेगा. तो वहां पर एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, रेपो कॉरिडोर, है ना, रेपो कॉरिडोर बोलते हैं. तो आगे इसमें एक पॉइंट लिख लो लास्ट. तो ये समझ में आया. इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखो, देयर इज नो मैक्सिमम क्रेडिट, देयर इज नो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट. सो डे टू डे जो मिसमैचेज ऑफ लिक्विडिटी है उसको ईज करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक रिफॉर्म्स लिए गए इन द ईयर ऑफ 2000 बाय आरबीआई, दैट इज कॉल्ड एलएएफ. याद हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. दूसरा देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड एमएसएफ. What is this marginal standing facility? MSF. देखो, MSF route is not a regular window. MSF route is not a regular window. Is not a normal window, है ना, रेगुलर काट दो. It is not a normal window. Normal window, full stop. It was introduced in the year 2011. MSF. So it was introduced in the year 2011. In the year 2011. Full stop. By this route, any commercial bank
by this route, any commercial bank, through this route, any commercial bank can borrow from RBI. Any commercial bank can borrow from RBI, है ना? Any commercial bank can borrow from RBI at a rate that is 1% more than the policy rate. At a rate that is 1% more than the policy rate. At a rate that is 1% more than the policy rate. So when we talk about policy, इसका मतलब होता है रेपो रेट. तो जो रेपो चल रहा है उससे 1% ज्यादा विंडो पे आपको MSF में पैसा मिलेगा. So this was another reforms. So what were there? Here it was the 2011 जब RBI ने एक और विंडो ओपन करा just to regularize the banking operations in India and to easiness of the liquidity mismatch, इसको ठीक करने के लिए. So MSF विंडो है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. MSF इज ए पेनल रेट. MSF क्या है? इट इज ए पेनल रेट. MSF इज ए पेनल रेट. व्हाट डू यू मीन बाय पेनल रेट? मतलब इफ यू ब्रीच द कंडीशन तब आपको क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा, है ना? नॉर्मल तो है नहीं कि आपको पैसा घट गया तो आप रेपो में जाके ले लिए. आपकी एक्स्ट्रा 1% यू हैव टू पे. सो इट इज कॉल्ड पेनल रेट. पेनल रेट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. पेनल रेट में एक पॉइंट और लिख लो यहां पर. इट इज द पेनल रेट बिकॉज हियर SLR लिमिट इज ब्रीच्ड. बिकॉज हियर SLR लिमिट इज ब्रीच्ड. पेनल रेट बिकॉज SLR लिमिट इज ब्रीच्ड. ब्रीच माने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी जाके माने SLR के बिहाफ पे आप जाके MSF पे पैसा ले सकते हैं. तो चूंकि SLR को आप ब्रीच कर रहे हैं वो तो आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो SLR लिमिट इज ब्रीच्ड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एंड ये क्यों चाहिए? जैसे मैं पूछूं MSF विंडो क्यों चाहिए? वाई MSF विंडो इज नेसेसरी या वाई इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि नॉर्मल रूट लेट्स से नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी इन द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सो देयर इस तरह के रूट्स चाहिए हमें. सो हमने क्या लिखा? SLR के बारे में पढ़ा, CRR के बारे में पढ़ा, देन रेपो रिवर्स रेपो के बारे में पढ़ा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ा, MSF विंडो के बारे में पढ़ा. ये सब समझ में आया क्या क्या है? और कुछ इसमें रह गया क्या? दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. So write down the bank rate. What is the bank rate? Bank rate. So bank rate is the rate at which. So bank rate is the rate at which RBI lends long-term money, है ना? In which RBI lends the long-term money to the borrowers or commercial banks. So what is bank rate? इसमें long-term credit दिया जाता है to the banking institutions. Bank rate is the device used by RBI to control its money supply. Bank rate is a device used by RBI to control its money supply. Used by RBI to control its money supply. अब देखो उसमें हमने क्या क्या लिखा था? There is something called base rate, PLR, SPLR and then MCLR. तो अभी क्या होता है कि देखो कि पहले बैंक रेट यूज होता था कि देयर इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और देयर इज समथिंग कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स. तो लॉन्ग टर्म लोन्स लेने के लिए वो आप बैंक रेट के थ्रू आप ले सकते थे. तो बैंक रेट क्या होता था कि जैसे सम टाइम अभी हम लोग देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे.
एक को बोलेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा को क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या लिखी दो, एक्सपेंशन होगा नहीं, सो गिव द हेडिंग दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। There are two types of monetary policy. Number one, expansionary monetary policy versus contractionary मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? आरबीआई मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई इंश्योर करेगी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई लिक्विडिटी को क्या करेगा? सब करेगी। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब increase the money supply. So overall objective is increase money supply. और contractionary में क्या होगा? That is decrease the money supply. Decrease the money supply. तो किस कंडीशंस में ये ज्यादा जस्टिफाइड है? मान लेते हैं हम कंडीशंस है कि इन्फ्लेशन एक कंडीशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? मोर मनी और लेस मनी इन मार्केट, मोर लिक्विडिटी इन मार्केट ना, ज्यादा पैसा है ना, तभी ना इन्फ्लेशन है, तभी ना 1 किलो टमाटर आप 60 रुपए खरीद रहे हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं कि मंदी बोलते हैं? महंगाई से महंगाई, मंदी होता है स्लो डाउन से, मंदी माने डिफ्लेशन, है ना, स्लो डाउन अलग है। When that economic growth rate is decreasing, that is called slow down, है ना। So जो तुम बोल रहे मंदी वो क्या होगा? डिफ्लेशन, माने रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो देयर आर टू कंडीशन, एक है इन्फ्लेशन और दूसरा क्या है? डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को क्या बोलेंगे अपन लोग? मंदी। याद रखिएगा। तो बताओ मुझे कि जब इन्फ्लेशन है तो कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए? डिफ्लेशन है तो कौन सा अप्लाई करना चाहिए? इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शनरी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? पैसा हटा मार्केट से। तो कैसे पैसा को हटाएंगे? डिक्रीज द मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे और डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को टाइट एंड डियर मनी भी बोलते हैं, है ना। डिफरेंस लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा नहीं। अब मुझे बताओ कि जैसे ये जो लिक्विडिटी का जो सप्लाई है वो किस तरीके से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक और रिफॉर्म्स है या फिर डिवाइसेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड ओएमओ। सो ओएमओ को क्या लिखेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन। So how you will define this term? Open market operations, that is sale and purchase of the government securities. So this is called open market operation. So इसमें तो RBI uses various tools to control the money supply in the market. हाँ, and one such tool is OMO. One such instrument is OMO, which involves sale and purchase of the government security. So
इसको क्या लिखेंगे, द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन शॉर्ट वी विल यूज GSEC. So sale and purchase of government security is called GSEC. Security क्या होता है? What is security? It is something a piece of paper जिसका एक अंडरलाइन वैल्यू होगा, है ना? That is called invoice. तो इनवॉइस क्या है? एक अंडरलाइन उसका वैल्यू है, नहीं तो सिंपल से एक पीस ऑफ पेपर है. सेम है द सिक्योरिटी, उसी का एक एग्जांपल है जैसे बॉन्ड. कल हम लोग बात करें थे मसाला बॉन्ड. सो डेटेड सिक्योरिटीज आर कॉल्ड बॉन्ड्स, है ना? सिक्योरिटी बॉन्ड्स का क्या डेफिनेशन होगा? डेटेड सिक्योरिटीज आर कॉल्ड बॉन्ड्स. और जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा हो उसको बोलेंगे बॉन्ड. तो इस तरह का मार्केट जो 1 साल से ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड के डिवाइसेस के साथ बनता है, दैट इज कॉल्ड, किस तरह के मार्केट बोलते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो मनी मार्केट में जो डिवाइसेस होगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल से कम का, और 1 साल से ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड वाले जो डिवाइसेस हैं उनका यूज कैपिटल मार्केट में होगा, जिसमें कि बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही पता चल रहा है जैसे कि कैपिटल मार्केट में जो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया ज्यादा अमाउंट है. हाँ, सिंपल सा है, याद करने का अलग अलग तरीका है. तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इसको पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड सेल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो अभी जैसे हम एक आइडियल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. So try to create a situation where there is, that is called market. यहाँ पर आपके पास there is more money, माने condition of inflation, and there is called RBA. So there is called more liquidity. Then let's say liquidity is more. तो लिक्विडिटी को कम करने के लिए क्या करेगी वो? RBI के पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगा? सेल. तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो उसके बिहाफ में लिक्विडिटी को सेल कर लिया उसने. सो देयर इज कॉल्ड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल सक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट एंड स्टेबलाइज द मार्केट. सो दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन. इसी को क्या बोलेंगे अपन लोग? स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन. So एक लाइन लिखो, sterilization refers to interventions into the market. Sterilization refers to the intervention into the market. हाँ, sterilization refers to intervention into the market, through devices to manage the liquidity or money supply. This is generally called counter. This is generally called abnormal devices to stimulate the economy, such as MSS scheme. MSS refers to such as MSS scheme. So MSS refers to market stabilization scheme. Such as MSS scheme, that is market stabilization scheme. तो एक हैंड में हमने क्या सिखाया तुमको कि there are called government securities and sale purchase of government security is that is called a instrument, एक तरीका है, that is called open market operations, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं? मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं कि जब देयर इज एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब द मनी कंट्रोल होगा. जब वाइस वर्सा करना होगा तो क्या होगा? रीपर्चेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मनी विल बी सक्ड इनटू द मार्केट.
ठीक है, इन्फ्यूज इनटू द मार्केट। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी को क्या किया जा सकता है, स्टेबलाइजेशन जरूरी है कि जैसे कल मैंने बताया था कि दैट्स फिस्कल पैकेजेस जब 2008-9 में इंडियन इकोनॉमी रिसेशन के फेज से गुजर रही थी, सो नॉर्मल जो डिवाइसेस हैं वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट या रिवाइव करने के लिए सक्सेसफुल नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करने होते हैं, इस तरह के एबनॉर्मल स्कीम्स या एबनॉर्मल इंटरवेंशंस करना पड़ता है आरबीआई को, एंड जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और इस टाइम पे कुछ ऐसे बॉन्ड्स जो नॉर्मल टाइम पे नहीं चल रहा है उसको वैल्यू दिया जाता है, उसी को बोलेंगे मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। जैसे जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो वह क्या किया, जम्मू कश्मीर रीजन में जो यू कैन कॉल दी एप्पल मार्केट्स है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप सेक्टर्स को, दैट इज कॉल्ड रिवाइव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए MIS स्कीम लाया गया, दैट इज कॉल्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स। सो व्हाट इज दिस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कि जो अननेसेसरी मान लीजिए डिमांड ऑफ द एप्पल्स इज ग्रोइंग डाउन, सो गवर्नमेंट सपोर्ट, लेट्स से कुछ स्कीम में देयर इज कॉल्ड एप्पल बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट सपोर्टेड है तो आज से एप्पल पे फिर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा एंड एप्पल प्रमोट होगा। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल एस्टेट सेक्टर्स है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अदर सेक्टर्स है, जैसे सम सेक्टर इज डिक्लाइनिंग, है ना, जैसे कुछ कंपनीज होती है जिसका शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लू चिप कंपनीज। सारे ब्लू चिप कंपनीज नहीं है, बहुत सारे PSU डिक्लाइनिंग है। तो कभी कभी क्या है, जस्ट टू अट्रैक्ट दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जस्ट टू ब्रिंग द मोर कॉर्पोरेट कल्चर, उस कंपनी के शेयर्स को फ्लोट कराया जाता है। तो उससे क्या होगा, मोर एंड मोर इंटरेस्ट विल बी देयर, इन्वेस्टर्स विल कम, एंड फिर जब उसका वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली से दैट इज कॉल्ड शेयर प्राइसेस बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वन डे इट बिकम ए ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी किसको बोलते हैं, जिसका कि शेयर प्राइसेस काफी अच्छा प्रॉफिट रिटर्न दे रहा है, राइट। तो इस तरह हम लोग स्टॉक मार्केट में और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज का क्लासेस में हम लोगों ने कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज दिस मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इन केस ऑफ इंडिया RBI है, और इसमें बेसिकली मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को एड्रेस किया जाता है। बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं, इसके लिए इसके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स देखा, दूसरा हमने क्या देखा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, फिर हमने क्या देखा, बैंक रेट्स देखा, देयर इज कॉल्ड MSF देखा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देयर इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देयर इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशंस, देयर इज कॉल्ड MSS स्कीम्स, देन बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, है ना, CRR SLR, ये सब बातें करा। वी हैव ये बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना, है ना, आगे काम आएगा, बार बार रेफर करेंगे हम लोग। सो इस तरह से हमने देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी जो इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करता है, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। सो आगे हम लोग और बातें करेंगे जैसे क्वालिटेटिव टूल्स एंड रिस्क पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दिस विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।